नमस्कार, बीसीसी न्यूज में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं जिया खान और खबरों में बढ़ने के पहले नजर डाल लेते हैं आज की सुर्खियों पर। सिम्स में सुविधाओं में होगी बढ़ोतरी, बैठक में लिए गए महत्वपूर्ण निर्णय। जग्गी हत्याकांड में फिर होगी सुनवाई, हाई कोर्ट से सम्मन नोटिस जारी। पेड़ कटाई का कॉलोनी वासियों ने किया विरोध, अभियान को बताया दिखावा। चैत्र नवरात्र में शक्ति स्थलों में विशेष पूजा, जगह जगह हुआ हवन अनुष्ठान। छत्तीसगढ़ आयुर्विज्ञान संस्थान सिम्स की स्वशासी समिति की बैठक संभाग आयुक्त सुनील जैन की अध्यक्षता में सिम्स के नवीन काउंसलिंग कक्ष में आयोजित हुई। बैठक में कलेक्टर संजय अग्रवाल सहित संस्थान के वरिष्ठ अधिकारी मौजूद रहे। बैठक के बाद संभाग आयुक्त ने अस्पताल का निरीक्षण कर वार्ड, ओडीपी और अन्य इकाइयों की व्यवस्थाओं का जायजा लिया तथा साफ सफाई, उपचार व्यवस्था और मरीजों को दी जा रही सुविधाओं में सुधार के निर्देश दिए। बैठक में सिम्स में शैक्षणिक, चिकित्सकीय और अधोसंरचना विकास से जुड़े कई महत्वपूर्ण प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इसमें सिम्स ऑडिटोरियम में केंद्रीय वास्तानुकूलन प्रणाली की स्थापना, भवन मरम्मत, अन्य सिविल कार्य, जल आपूर्ति व्यवस्था से सुधार, महाविद्यालय भवन में अतिरिक्त निर्माण और वाटर परफॉर्मिंग जैसे कार्य शामिल है। औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा विभाग के द्वारा पंडित देवकीनंदन दीक्षित सभागृह में आयोजित एक दिवसीय औद्योगिक सुरक्षा जागरूकता एवं प्रशिक्षण कार्यशाला में श्रमिकों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देने पर जोर दिया गया। कार्यक्रम में संभाग आयुक्त सुनील जैन ने स्पष्ट कहा कि औद्योगिक सुरक्षा में किसी भी प्रकार की लापरवाही बर्दाश्त नहीं की जाएगी और श्रमिकों की सुरक्षा सुनिश्चित करना उद्योग की पहली जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उद्योग केवल लाभ कमाने का माध्यम नहीं है बल्कि देश के विकास और श्रमिकों के जीवन से जुड़ी जिम्मेदारी भी है। दुर्घटनाएं भले ही कुछ क्षणों की हो लेकिन उसके दुष्परिणाम लंबे समय तक प्रभावित रहते हैं। इसलिए जोखिम की पहचान, आधुनिक सुरक्षा उपकरण, नियमित प्रशिक्षण और मशीनों का समय समय पर मेंटेनेंस बेहद ही जरूरी है। कलेक्टर संजय अग्रवाल ने कहा कि उद्योग रोजगार और विकास के प्रमुख केंद्र है लेकिन दुर्घटनाएं संस्थान की साख और अर्थव्यवस्था दोनों को नुकसान पहुंचा सकती है। वहीं एसएसपी रजनेश सिंह ने छोटी लापरवाहियों को बड़े हादसे की वजह बताते हुए जीरो टॉलरेंस नीति अपनाने की बात कही है। कार्यशाला में सुरक्षा नवाचारों की प्रस्तुतियां, नुक्कड़ नाटक, पावर पॉइंट सत्र और व्यवहारिक प्रशिक्षण के माध्यम से श्रमिकों व प्रबंधन को जागरूक किया गया। अंत में सभी प्रतिभागियों ने सुरक्षा की शपथ ली। चाहेंगे हजार्डस एरिया के बारे में जो कि यहाँ पर विवेक दिख रहा है। मेन चीज है कि जहाँ पर आप रॉ मटेरियल एरिया, डेबिन एरिया जो है हमें यहाँ पर रॉ मटेरियल का फीडिंग सिस्टम, किल्न एरिया में जो होता है उसमें सबसे बड़ा जो हजार्डस एरिया है वो एबीसी, आफ्टर बर्निंग चैम्बर और डस्ट सेटलिंग चैम्बर, जिसके बारे में हम बहुत ज्यादा डिस्कस करेंगे कि अभी तक 20 सालों के अंदर में अगर देखेंगे तो मैक्सिमम फैटिलिटीज जो कंडीशंस हैं वो सब एबीसी और डीएससी में होते रहते हैं और साल में कम से कम नहीं तो जो मेरा अनुभव है कि उसमें 5 से 7 या 7 से 8 इस तरह के न्यूज आते ही रहते हैं। इंडस्ट्री का उद्देश्य होता है कि स्वयं के लिए लाभ अर्जित करना और देश के विकास और उसके उत्थान में अपनी भूमिका निभाना। लेकिन इंडस्ट्री की एक जिम्मेदारी यह भी होती है कि लोगों की लाइफ को प्रोटेक्ट करें और अपने संपत्तियों की रक्षा करें। यह भी एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी होती है। इंडस्ट्रियल सेफ्टी में सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो दुर्घटना घटित होती है वो क्षणिक होती है लेकिन उसका परिणाम बहुत लंबा होता है। जो पीड़ित होता है उसको काफी लंबे समय तक उसके दुष्परिणामों से अवगत होना पड़ता है, उसको झेलना पड़ता है। क्योंकि विषय बिल्कुल स्पष्ट है कि इंडस्ट्रियल सेफ्टी के संदर्भ में चर्चा करनी है तो मैं उसके बारे में 2 शब्द आपके बीच में रखना चाहता हूँ कि क्यों इंडस्ट्रियल सेफ्टी जरूरी है। हम देश के विकास में अपना योगदान दें, अपना खुद का भी डेवलपमेंट हो और हम लोगों को रोजगार दें, तो इसका पर्पस बहुत ही अच्छा होता है।
बट कभी किसी इंडस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आती है तो काफ़ी आक्रोश का सामना सभी लोगों को करना पड़ता है, और इवन जो ओनर है, जो प्रबंधन है, उनको भी लगता है कि शायद ये घटना को हम लोग समय रहते कम कर सकते थे या हो सकता है कि जीरो कर सकते थे। तो इंडस्ट्री में जो सेफ्टी है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज होती है, क्योंकि जैसे हम अपने घर में अपने आप को सुरक्षित महसूस करते हैं, घर से बाहर जिस जगह पे हम 8-10 घंटे देते हैं वो प्रीमाइसेस भी उतना ही हमें सेफ महसूस होना चाहिए। इधर गुरुवार को छात्र संघ चुनाव बहाली की मांग को लेकर एनएसयूआई ने प्रेस वार्ता कर अपनी बातों को मीडिया के समक्ष रखा। इस दौरान एनएसयूआई के प्रदेश उपाध्यक्ष लक्की मिश्रा ने कहा कि छात्र संघ चुनाव नहीं होने से छात्रों की आवाज दबाई जा रही है और उनकी समस्याओं को उचित मंच नहीं मिल पा रहा। उन्होंने बताया कि वर्तमान में छात्र छात्राएं फीस वृद्धि, छात्रवृत्ति में देरी, शिक्षकों की कमी, मूलभूत सुविधाओं का अभाव और परीक्षा परिणामों में अनियमितता जैसी गंभीर समस्याओं से जूझ रहे हैं। लक्की मिश्रा ने स्पष्ट किया है कि छात्र संघ चुनाव केवल औपचारिक प्रक्रिया नहीं बल्कि छात्रों के अधिकार, प्रतिनिधित्व और भागीदारी सुनिश्चित करने का महत्वपूर्ण माध्यम है। चुनाव बहाली से ही छात्र अपनी समस्याओं को प्रभावी ढंग से प्रशासन तक पहुंचा सकते हैं। इस दौरान उक्त मांगों को लेकर आगामी दिनों में उग्र आंदोलन की बात कही गई। वहीं पेपर लीक मामले की निंदा करते हुए उचित कार्रवाई की मांग भी प्रेस वार्ता के दौरान की गई है। छात्र विरोधी नीतियां और भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनियोजित तरीके से जिस प्रकार से छात्र संघ चुनाव को रद्द करने का कार्य किया था, उस छात्र संघ चुनाव को बहाली को लेकर आज प्रदेश अध्यक्ष नीरज पांडे जी के निर्देश अनुसार जो हमारी रूपरेखा तैयार हुई है, जिसमें 30 मार्च को समस्त महाविद्यालयों में अलग अलग पदाधिकारियों के माध्यम से पूरे प्रदेश भर में विरोध प्रदर्शन किया जाएगा। साथ ही उसके उपरांत 6 अप्रैल को पूरे जितने प्रदेश भर के विश्वविद्यालय हैं वहाँ भी छात्र संघ की बहाली को लेकर विरोध प्रदर्शन किया जाएगा, जिसके माध्यम से राज्यपाल जी को ज्ञापन दिया जाएगा। और मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने सुनियोजित तरीके से रूपरेखा तैयार कर छात्र संघ को रद्द करने का कार्य किया है, जिसका एक कारण भी हो सकता है कि जब जब चुनाव हुए अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के और एनएसयूआई के, तब तक एनएसयूआई ने बाजी मारी है। आप पुराना रिकॉर्ड देख सकते हैं इसमें। मैं आपको फिर बताना चाहता हूँ, इसी के साथ जो जितने भी निजी विद्यालय चल रहे हैं, जो शिक्षा का व्यवसायीकरण करने का कार्य कर रहे हैं, कि एक कमरा लिए, एक घर ले लिए, स्कूल बनाने का कार्य कर दिया, ग्राउंड का अता पता नहीं है, 6-6, 7-7 स्कूल संचालित है, एफिलिएशन नंबर 2-2, 3-3 है। इसमें आरटीई को भी इन लोग धोखा दे रहे हैं, सरकार को भी धोखा दे रहे हैं। जो राइट टू एजुकेशन के माध्यम से 25% जो आम जनता को जिसका लाभ मिलना चाहिए, इसमें भी एक पहला फायदा है उनका। दूसरी बात मैं आपको सेंट जेवियर के बारे में बताना चाहता हूँ। सबसे बड़ा जो मैं साक्ष्य रखा हुआ हूँ कि खसरा नंबर भी मैं आपको दे दूंगा, आप किराए के उस बिल्डिंग में चल दीजिए, सामने उसमें स्कूल ग्राउंड भी नहीं है। और उस सेंट जेवियर स्कूल में मैं आपको बताना चाहता हूँ, ये तो मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ, वो श्री राम जन्मभूमि के नाम से निर्धारित एक भूमि को किराए में लेकर बच्चों का प्ले ग्राउंड बनाने का कार्य कर रहे हैं। अच्छा ये बताइए, जिस दिन मकान मालिक चाहेगा उसको उस घर में रहना है, मतलब बच्चों का भविष्य अंधकार में। जिस दिन वो उस जमीन में कुछ बनने का शासकीय आ गया, मतलब बच्चों के लिए प्ले ग्राउंड नहीं, फीस आप पूरी मोटी रकम लेते हैं। इसमें मेन मुख्य रूप से जिला शिक्षा अधिकारी जिम्मेदार है, जो जितने निजी विद्यालय हैं जिनसे मोटी रकम लेकर इस कार्य को में उनकी सहभागिता है। नहीं तो ये एनएसयूआई का काम नहीं है। एनएसयूआई का तो एक बाद में वो जिम्मेदारी है कि वो उस मुद्दे को उठाए, लेकिन सर्वप्रथम तो जिम्मेदारी किसकी है, जिन्हें सरकारी अधिकारी बनाकर जिला शिक्षा अधिकारी भेजा गया है, परंतु उनका इस और एक भी ध्यान उनका आकर्षण नहीं हो रहा है। 4 तारीख को उनका भी ध्यान आकर्षण कराने का कार्य मैं करूंगा, जिससे प्रदेश भर के बिलासपुर शहर के जो अभी अभिभावक परेशान हैं, मैं आपको विश्वास दिलाना चाहता हूं एनएसयूआई के माध्यम से, मीडिया के माध्यम से, कि आपको किसी भी स्थिति में कोई भी परेशानी होगी, एनएसयूआई आपके साथ है। और अभी सारे अभिभावकों के मन में ये चल रहा है कि मैं ब्रिलियंट पब्लिक में अपने बच्चे को पढ़ाऊं, कि सेंट जेवियर में पढ़ाऊं, कि मैं नारायणा में पढ़ाऊं, परंतु मैं सारी चीज़ों को मैं आपको बताना चाहता हूं, सब अभिभावक परेशान हैं और उन अभिभावक गण के साथ
हम एनएसयूआई के साथी कंधे से कंधा मिलाकर आखिरी तक इस लड़ाई को लड़ेंगे और सरकार का भी विरोध करेंगे। एनसीपी नेता रहे राम अवतार जग्गी हत्याकांड में एक बार फिर कानूनी कार्रवाई तेज हो गई है। आपको बता दें, सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के बाद छत्तीसगढ़ हाई कोर्ट बिलासपुर में इस मामले की सुनवाई फिर से शुरू हो गई है। बता दें, चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस अरविंद कुमार वर्मा की डिवीजन बेंच ने याचिकाकर्ता सतीश जग्गी और आरोपी अमित जोगी को नोटिस जारी कर अपने वकीलों के साथ कोर्ट में उपस्थित होने का निर्देश दिया है। नोटिस की तामील की जिम्मेदारी रायपुर के एसपी को सौंपी गई है। नोटिस देने के बाद एसपी को शपथ पत्र भी पेश करना होगा। आपको बता दें, याचिकाकर्ता सतीश जग्गी के वकील ने बताया कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले को दोबारा विचार में लिया, हाई कोर्ट को भेजा है। इससे पहले साल 2011 में हाई कोर्ट ने राज्य सरकार और सीबीआई की याचिकाएं अलग अलग कारणों से खारिज कर दी थी, कहीं अनुमति नहीं मिलने के आधार पर तो कहीं देरी के कारण। इसके बाद सतीश जग्गी और सीबीआई ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी। सुप्रीम कोर्ट ने 6 नवंबर 2025 को सुनवाई करते हुए याचिका में हुई देरी को माफ कर दिया और मामले को दोबारा सुनवाई के लिए हाई कोर्ट भेज दिया है। साथ ही निर्देश दिया गया है कि सीबीआई इस मामले में वास्तविक शिकायतकर्ता और राज्य सरकार को भी पक्षकार बनाए। सुनवाई के दौरान सीबीआई की ओर से अधिवक्ता वैभव ए गोवर्धन और राज्य की ओर से उप महाधिवक्ता डॉक्टर सौरभ पांडे उपस्थित है। सुप्रीम कोर्ट के आदेश की प्रति हाई कोर्ट में पेश की गई, जिसे रिकॉर्ड में शामिल कर लिया गया। दरअसल राम अवतार जग्गी कांड की 4 जून 2003 को गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। इस मामले में पुलिस ने 31 लोगों को आरोपी बनाया था। बाद में बाल्टू पाठक और सुरेंद्र सिंह सरकारी गवाह बन गए थे। अमित जोगी को छोड़कर बाकी 28 लोगों को दोषी ठहराया गया था, जबकि अमित जोगी को बरी कर दिया गया था। अमित जोगी की बरी किए जाने के खिलाफ सतीश जग्गी ने सुप्रीम कोर्ट में अपील की थी, जिस पर फिलहाल स्टे ऑर्डर लागू है। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशियाना। एक तरफ प्रशासन के द्वारा एक पेड़ मां के नाम लगाने का अभियान चलाया जा रहा है, तो दूसरी तरफ बिलासपुर में जबरन हरे भरे पेड़ों को उखाड़ा जा रहा है। एक ताज़ा मामला वार्ड क्रमांक 17 में आने वाले अमलतास कॉलोनी का है, जहां पर सड़क निर्माण के दौरान सड़क किनारे लगे हरे भरे पेड़ों को उखाड़ कर फेंक दिया गया, जिससे कॉलोनी वीडियो में खासा
आक्रोश देखने को मिल रहा है। आपको बता दें कि कॉलोनी वासियों में एक पेड़ माँ के नाम से यहाँ पे कई पौधे लगाए गए थे, जो अब पेड़ बनकर लोगों को छांव दे रहे थे, पर निगम की इंजीनियर ने यहाँ लगे पेड़ों को जेसीबी से उखड़वा दिया, जिससे नाराज कॉलोनी वासियों ने इस बात की शिकायत कलेक्टर और सिविल लाइन थाने में की है। सवाल ये है कि आखिर सड़क के किनारे लगे बेजुबान पेड़ों को काटने की जरूरत आखिर क्यों पड़ गई। बिलासपुर हाई कोर्ट ने नगर निकाय प्रमोशन से जुड़े अहम मामले में बड़ा फैसला सुनाते हुए सीएमओ चीफ म्यूनिसिपल ऑफिसर के पद पर पदोन्नति के नियमों को चुनौती देने वाली सभी याचिकाओं को खारिज कर दिया। कोर्ट ने स्पष्ट कह दिया कि राज्य सरकार को सेवा शर्तें तय करने, प्रमोशन के अवसर बनाने और पदों का सामान्यीकरण करने के लिए अधिकार है, जिसमें न्यायालय सीमित हस्तक्षेप ही कर सकता है। बता दें, दरअसल मामले में याचिकाकर्ता सीएमओ वर्ग 3 अधिकारियों ने 2017 के नियमों के उस प्रावधान को चुनौती दी थी जिसमें राजस्व निरीक्षकों को भी सीएमओ वर्ग 2 पद के लिए प्रमोशन के लिए पात्र माना गया है। साथ ही 2 फरवरी 2018 के आदेश के जरिए 1 साल की सेवा में दी गई छूट को भी असंवैधानिक बताया गया था। हाईकोर्ट की डिवीजन बेंच ने अपने फैसले में कहा है कि प्रमोशन किसी कर्मचारी का मौलिक अधिकार नहीं है, बल्कि केवल विचार किए जाने का अधिकार है। राज्य सरकार अपने कर्मचारियों के लिए प्रमोशन के रास्ते तय कर सकती है और अलग अलग पदों को समान मानने का निर्णय भी उसका अधिकार क्षेत्र है, जब तक यह स्पष्ट रूप से मनमाना या असंवैधानिक ना हो। कोर्ट ने यह भी माना कि नियमों में दी गई रिलेशन पावर के तहत सरकार विशेष परिस्थितियों में पात्रता शर्तों में छूट दे सकती है और यहाँ कदम प्रशासनिक आवश्यकता के तहत लिया गया था, ऐसे में इस अवैध नहीं ठहराया जा सकता। अतः हाई कोर्ट ने कहा कि याचिकाकर्ता यह साबित नहीं कर पाए कि उनके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ या नियम स्पष्ट रूप से असंवैधानिक है, इसलिए याचिका निराधार है और खारिज की जाती है। इधर कोनी थाना क्षेत्र के देवनंदन नगर में घरेलू विवाद का एक सनसनीखेज मामला सामने आया है, जिसमें शराब पीने के लिए पैसे नहीं देने पर एक युवक ने अपनी बहन पर हथौड़ी से हमला कर उसे घायल कर दिया। पुलिस ने मामले में त्वरित कार्रवाई करते हुए आरोपी भाई को गिरफ्तार कर लिया। मिली जानकारी के अनुसार पीड़ित मिनीवेश्वरी मनहर निवासी देवनंदन नगर कोनी निजी नौकरी करती थी। उन्होंने पुलिस को बताया कि 24 मार्च की रात करीब 10 से 11 बजे के बीच वह घर पर अकेली सो रही थी। इसी दौरान उसका भाई मनेश्वर मनहर शराब के नशे में घर पहुंचा और गाली गलौज करने लगा। आरोप है कि उसने बाल पकड़कर बहन को कमरे से बाहर खींचा और शराब पीने के लिए पैसे मांगे। पैसे नहीं देने पर आरोपी ने जान से मारने की धमकी देते हुए पास में रखी हथौड़ी से उसका सिर में वार कर दिया। हाथ और पीठ पर ताबड़तोड़ वार करने की भी जानकारी मिली। आपको बता दें कि हमने गंभीर रूप से घायल हो गई है, बेहोश हो गई है। बाद में आरोपी उन्हें ऑटो से सिम्स अस्पताल लेकर गया था, जहां उनका इलाज कराया जा रहा है। पीड़ित ने बताया कि आरोपी पहले भी शराब के लिए पैसे की मांग करता था, इसकी मारपीट भी करता था। कोनी पुलिस ने आरोपी के खिलाफ बीएनएस की विभिन्न धाराओं में अपराध दर्ज कर जांच शुरू की और उसे गिरफ्तार कर लिया है। न्यायधानी में चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर गुरुवार को देवी मंदिरों में और पंडालों में विशेष हवन पूजन जारी रहा। इसी कड़ी में सिम्स हॉस्पिटल के करीब स्थित श्री सिद्ध शक्तिपीठ शीतला मंदिर में विशेष पूजा अर्चना की गई। इसमें महागौरी पूजा, हवन कन्या पूजन सहित अन्य आयोजन किया गया था। वहीं मंदिर अखंडता के प्रतीक के रूप में एक अलग ज्योति प्रज्वलित की गई थी। मंदिर के सेवक गोपाल कृष्ण रामानुज ने बताया कि यह मंदिर ऐतिहासिक महत्व रखता है और यहाँ वर्षों से पारंपरिक रूप से नवरात्रि में विशेष पूजा अर्चना की जाती है। दूर दराज से सभी श्रद्धालु यहाँ माता के दर्शन करने और आशीर्वाद लेने पहुँचते हैं। नवरात्रि के अष्टमी पर्व पर मंदिर में विशेष पूजा अर्चना, हवन और धार्मिक अनुष्ठान संपन्न किए गए। श्रद्धालुओं ने विधि विधान से माता शीतला की पूजा कर सुख समृद्धि की कामना की और पूरे दिन मंदिर परिसर में भक्ति गीतों और मंत्र उच्चारण की गूंज सुनाई देती रही। उन्होंने बताया कि पौराणिक मान्यताओं के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए कई वर्षों तक मां पार्वती ने कठोर तप किया था, जिससे उनके शरीर का रंग काला हो गया था। जब भगवान शिव उनकी तपस्या से प्रसन्न हुए तो उन्होंने उनके गौर वर्ण का वरदान दिया।
इसे माँ पार्वती महागौरी भी कहलाई। अष्टमी या दुर्गा अष्टमी को व्रत करने और माँ गौरी की आराधना करने से व्यक्ति को सुख, सौभाग्य और समृद्धि मिलती है, सब पाप भी नष्ट हो जाते हैं। इस अवसर पर मंदिर परिसर में कन्या भोज का भी आयोजन किया गया, जिसमें कन्याओं ने माता का स्वरूप मानकर विधिवत पूजन कर प्रसाद ग्रहण कराया गया। नवरात्रि के 9 दिनों का यह जो पर्व होता है वह देवी शक्ति आराधना का महापर्व होता है। और इन पर्वों पे जो अष्टमी तिथि होती है महागौरी च अष्टकम, अष्टमी तिथि महागौरी का होता है। अष्टमी तिथि को माता रानी को अठवाई का भोग लगता है। सभी स्वस्थ कामनाओं के साथ माता रानी के चरणों में अर्जी विनती करते हैं और सिद्ध शक्तिपीठ शीतला माता मंदिर में हर वर्ष इसी प्रकार हर्षोल्लास से यह नवरात्रि का उत्सव मनाया जाता है और माता को अठवाई का भोग लगाया जाता है। हवन पूजन के साथ भव्य भंडारे का आयोजन किया जाता है। प्रतिवर्ष अनुसार इस वर्ष भी कन्या पूजन के साथ भंडारे का आयोजन। से भक्त लोग आते हैं और माता की सभी लोगों का मनोकामना भी पूरी करते हैं और बहुत अच्छा लगता है यहाँ आके, शांति लगती है। यहाँ आज अष्टमी का हवन पूजन और कन्या भोज चैत्र नवरात्र की अष्टमी तिथि पर गुरुवार को न्यायधानी बिलासपुर में भक्तिमय माहौल में डूबी नजर आई। शहर के देवी मंदिरों और विभिन्न पंडालों में विशेष हवन पूजन, कन्या पूजन और धार्मिक अनुष्ठानों का आयोजन किया गया। इस कड़ी में चक्रभाटा स्थित प्रसिद्ध शक्ति धाम जय मां अम्बे मंदिर में अष्टमी के अवसर पर भव्य पूजा अर्चना संपन्न हुई, जहाँ सुबह से ही भक्तों की भीड़ नजर आई। सब परिवार हम लोग 26 साल से पंजवानी फैमिली, बच्चे नाती पोतों के साथ धूमधाम से बड़े उत्साह के साथ हम लोग पर्व मनाते आ रहे हैं। लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं, जो भी आते हैं अपनी मनोकामना पूर्ण होती है। नवरात्र के पावन अवसर पर इस वर्ष भी चकरभाठा स्थित शक्ति धाम में भक्ति और आस्था का अनुपम नजारा देखने को मिला, जहां नवरात्र के इस विशेष अवसर पर पूरे 9 दिन विशेष पूजा अर्चना की गई। वहीं अष्टमी के पावन अवसर पर पंजवानी परिवार की ओर से विशेष पूजा का आयोजन किया गया। संस्थापक भागचंद पंजवानी के नेतृत्व में माता महागौरी की विधिवत पूजा अर्चना, हवन और कन्या पूजन संपन्न कराया गया, जहां बड़ी संख्या में ज्योति कलश भी प्रज्वलित किए गए थे। धार्मिक मान्यताओं के अनुसार अष्टमी पर माता महागौरी की आराधना विशेष फलदायी मानी जाती है। श्रद्धालुओं का विश्वास है कि इस दिन सच्चे मन से पूजा करने पर सुख, समृद्धि, सौभाग्य और मनोकामनाओं की पूर्ति होती है। माँ दुर्गा जी का श्रृंगार किया गया, तत्पश्चात हवन किया गया, उसके बाद कन्या भोजन, अभी आम भंडारे का आयोजन किया जा रहा है और लोग आते जा रहे हैं और बहुत ही धूमधाम से, बहुत ही लोगों में उत्साह रहता है। हम तो मंदिर में किसी को भी अभी नहीं बोलते, फिर भी बहुत बड़े उत्साह से लोग दूर दूर से यहाँ आते हैं। जी की मंदिर बनवाया 26 साल हो गए और जो कि हम लोग पूरा परिवार फैमिली के साथ मिल के बहुत अच्छे से हम लोग पूजा पाठ करते हैं। और जैसे कि आप देख रहे हैं बहुत सारी भीड़ आई हुई है हमारे यहाँ पे मंदिर पे, और हम लोग ने आयोजन किया यहाँ पे लंगर का, हवन का, सब चीज हम लोग यहाँ पे व्यवस्था होकर करते हैं। मंदिर समिति के अनुसार इस मंदिर में विगत 26 वर्षों से नवरात्रि पर्व पूरे श्रद्धा और उल्लास के साथ मनाया जा रहा है। अष्टमी के अवसर पर बड़ी संख्या में भक्तों ने माता के दर्शन कर आशीर्वाद लिया। पूजन के बाद कन्या भोज का आयोजन किया गया, जिसमें कन्याओं का पूजन कर उन्हें दक्षिणा और भोजन कराया गया। इसके साथ ही मंदिर समिति की ओर से श्रद्धालुओं के बीच भोग प्रसाद का वितरण भी किया गया। हमारे यहाँ 9 दिन में माता का भव्य जगराता हुआ है। विशाल तरीके से रोज पर नियम के अनुसार विशाल के तरीके से अपना सत्संग, कीर्तन, भजन हो रहा है। और आज हमारे यहाँ अष्टमी पूजन है हमारे यहाँ, और हमारा सुबह माता जी का श्रृंगार किया है और उसके बाद हवन किया गया है। अब उसके बाद आम भंडारा का विशाल आम भंडारा हो रहा है और बहुत भीड़ आई हुई है हमारे यहाँ। पौराणिक मान्यता के अनुसार भगवान शिव को पाने के लिए माता पार्वती ने कठोर तपस्या की थी, जिससे उनका वर्ण काला पड़ गया था। शिव जी की कृपा से उन्हें गौर वर्ण प्राप्त हुआ और वे महागौरी कहलाई। यही कारण है कि अष्टमी के दिन माता महागौरी की पूजा का विशेष महत्व माना जाता है। भवानी के दरबार में आप देख रहे हैं कि सामाजिक सौहार्द का बहुत अच्छा वातावरण रहता है।
यहाँ सिंधी हिंदी की बात होती नहीं है। यहाँ सभी प्रकार के लोग आते हैं और माँ के दरबार में पुण्य लाभ लेते हैं और सुख शांति प्राप्त करते हैं। आस्था, भक्ति और परंपरा के संगम के बीच जय मां अम्बे मंदिर चकरभाठा में आयोजित अष्टमी पूजा ने श्रद्धालुओं को आध्यात्मिक ऊर्जा से भर दिया। नवरात्रि के इस पावन अवसर पर पूरा मंदिर परिसर भक्ति रस में सराबोर नजर आया और माता की कृपा से ये मंदिर पूरे छत्तीसगढ़ ही नहीं बल्कि देश के दिल्ली, बॉम्बे से लेकर के यहाँ छत्तीसगढ़ से माइग्रेटेड जितने लोग हैं वो सब इस मंदिर में आते हैं और माता का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। कैमरा पर्सन राकेश साहू के साथ रमेश राजपूत, बीसीसी न्यूज, बिलासपुर। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आप लोगों से मुलाकात।